नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लासरूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम शिक्षा अधिगम का लेके आए हैं पूरा नोट्स, और ये समझिए आपका ये पेपर लीक वाला नोट्स है। ठीक है, तो इसी से बस आपके नोट्स से पेपर में हूबहू क्वेश्चन सारा कुछ फंसेगा। ठीक, तो एक ही वीडियो से जब सारा कुछ फंसने वाला तो इसको हम अच्छे से पूरा देखेंगे। ठीक, और आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि आपको एक ही वीडियो से शिक्षा अधिगम का पूरा मटेरियल लेके आए हैं। ठीक, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग डरिएगा मत, वीडियो को स्किप मत करिएगा। ठीक, और अगर अच्छा लगेगा तो और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, संप्रेषण। संप्रेषण से देखिए क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल 100%। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करता है, या विचारों का आदान प्रदान करने का एक क्या है, माध्यम है, संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होता है। ठीक, अब एक लोग रहेंगे तो संप्रेषण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक दो या दो से अधिक लोग नहीं रहेंगे तब तक संप्रेषण हो ही नहीं पाएगा। ठीक, संप्रेषण का मतलब वही होता है कि आप कोई बात कहिए और कोई श्रोता है उस बात को सुने। यह क्या कहलाता है, उन दोनों के बीच संप्रेषण का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद आ गया संप्रेषण के घटक। संप्रेषण के कितने घटक हैं? संप्रेषण के मुख्यतः 3 घटक हैं। एक प्रेषक है जो बात को कहता है, एक ग्राही है जो बात को सुनता है, और जिस पर बात की जाती है, जो सूचना होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, जिस पर बात की जाती है, एक वह होता है। यानी कि इसके कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद है संप्रेषण के प्रकार। ये देखिए फीडबैक के आधार पे है। ठीक है, वैसे संप्रेषण एक और अभी हम आगे स्लाइड में चलेंगे, वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी पूछा गया है तो हम इसको भी इंक्लूड कर लिए गए हैं। ठीक है, तो संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पहला एक प्रभावी संप्रेषण, दूसरा अप्रभावी संप्रेषण। आपसे पूछ लेगा कि प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं, तो आप यह चीज लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने ले लिया है, क्योंकि अभी हम बताएंगे संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं। एक अगले स्लाइड में वो वाला आप लोग लिखिएगा, जैसे शाब्दिक संप्रेषण होते हैं, एक अशाब्दिक संप्रेषण होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं, तब आप लोग शाब्दिक और अशाब्दिक वाला लिखिएगा। ठीक, चलिए इसके बाद क्या होता है, पहला हेडिंग है प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण क्या होता है? प्रभावी संप्रेषण वह संप्रेषण होता है जिसमें वक्ता तथा ग्राही दोनों विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक, जब वक्ता अपने विचार को आदान प्रदान करेगा और श्रोता भी वह अपने विचारों को आदान प्रदान करेगा, तो वह क्या होगा, संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण होगा, है कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। इसके बाद अगला है अप्रभावी संप्रेषण। अप्रभावी संप्रेषण में क्या होता है, इस प्रकार के संप्रेषण में केवल वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा ग्राही तक पहुंचाता है, लेकिन उससे श्रोता अपनी बात नहीं कह पाता है, और यह नीरस भी होता है। जब श्रोता केवल सुनेगा आपकी बात और वो अपनी बात कुछ कह ही नहीं पाएगा, कोई डाउट आपसे पूछ ही नहीं पाएगा, तो क्या वो संप्रेषण अच्छा होगा? तो आप कहेंगे संप्रेषण बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जब संप्रेषण अच्छा नहीं होगा तो आपका संप्रेषण क्या होगा, अप्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, चलिए ठीक बाबू। अब देखिए ये वाला जो है, ये वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका एक है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा है आपका अशाब्दिक संप्रेषण। अब शाब्दिक संप्रेषण किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे ऐसा संप्रेषण जिनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक संप्रेषण कहलाता है। ये भी आपका 2 प्रकार का होते हैं। जैसे संप्रेषण कैसे होला, मुख से होला। पहला आपका मौखिक संप्रेषण, दूसरा लिखित संप्रेषण। अब जैसे क्यों बोलावक है तो बोलेगा कैसे, मुख से ना, कि भाई इधर आओ, ए बच्चे इधर आओ, तो आप मुख से बोलकर करेंगे ना, तो आपका मुख से बोलकर मौखिक संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब एक है यह संप्रेषण है लिखित संप्रेषण। अब इस संप्रेषण में क्या लोग करते हैं, जैसे अब मान लो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे है, वो तो अठे सूचना भैल, संप्रेषण तो भैल, एक दूसरे से कनेक्ट हुए कि नहीं आप। तो जब आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए तो वह टेक्स्ट द्वारा जब आप मैसेज भेजते हैं कि हाय हेलो आप कैसे हैं,
आप भेजते हैं ना, या गुड मॉर्निंग या कुछ भी आप संप्रेषण करना चाहते हैं, या कुछ भी आप संदेश को भेजना चाहते हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? लिखित संप्रेषण के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आवत है कि ना, एक आप बताइए जरूर। ठीक, आई जब आगे अशाब्दिक संप्रेषण, ई सबसे जोरदार संप्रेषण होला। इस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि वाणी द्वारा, इशारा द्वारा, स्पर्श द्वारा किया जाता है। अब जैसे इशारा द्वारा, स्पर्श द्वारा और वाणी द्वारा, अब इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, अब जैसे वाणी द्वारा में क्या हो जाता है? हाँ, इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब जैसे मान ला क्या बोला कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बोला कि स्कूल जाना है, तो आपने ऐसे इशारा कर दिया सिर हिला के, मतलब नहीं जाना है। ठीक, ये हो गया इशारे द्वारा। अब जैसे मान ला स्पर्श द्वारा, अभी स्पर्श द्वारा क्या ना, अब स्पर्श द्वारा क्या मतलब होता है? अब जैसे किसी को बुलाना है या किसी को दिखाना है कि फर्स्ट पर्सन, जैसे मान लीजिए कोई आपके बगल बैठा है, तो आपको तीसरे व्यक्ति को दिखाना है, तो क्या करेंगे आप? दूसरे व्यक्ति को आप ऐसे खोद देंगे धीरे से कि देखो वो तुमको बुला रहा है। स्पर्श कैसे? हाथ पे या कहीं पे मतलब खोद के उसे दिखा देंगे कि मतलब वो तो आपको बुला रहा है। यानी कि आप मुख से नहीं बोलेंगे, शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन वो स्पर्श जब आप करेंगे हाथ से, तब वो जान जाएगा। ठीक, तब भी आपका ये संप्रेषण आपका होगा। ठीक, आई जब आगे संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण का महत्व में क्या है? सबसे पहला, संप्रेषण का शिक्षण कार्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहली हेडिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? या एक पहला पॉइंट मान ला, संप्रेषण से हम बच्चों से क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो पाते हैं। क्या हो पाते हैं? कनेक्ट हो पाते हैं। दूसरा, संप्रेषण कक्षा को रुचिकर और प्रभावशाली बनाता है। पता लगा अब तू गईला स्कूल में पढ़ावे, मान ला अध्यापक बन गिला, अब लड़का से कुछ बोलता है ना हवा, लड़का ने तो से कुछ बोलत है, आपन अइला बग 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 आपन सांपटे पे गोंज के चल गिला, संप्रेषण भयल कौनो? कौनो संप्रेषण ना, खाली लिखित संप्रेषण भयल, लेकिन ऊपर कौनो मतलब ना है। मतलब तब होकर सार्थक निश्चित जब आप बच्चों से इंटरकनेक्ट होकर बात करिए। हाँ बाबू, आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या चीज आप पढ़े हैं, कैसे क्या इसमें आपको क्या नहीं आया, आप उसका फीडबैक लीजिए, तब आपका संप्रेषण प्रभावी माना जाएगा। तब बच्चा भी क्या करेगा? रुचि लेगा उस विषय में पढ़ने में, आपकी बेल पढ़ने में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट क्या है? संप्रेषण से बच्चे अपने मन की बात को बिना हिचकिचाहट से कहते हैं। अगर संप्रेषण ना रहा तो लड़का अपने मन की बात ना कह पाओ कि मास्टर साहब भाई हमें मारत हम, मास्टर साहब भाई हमें ना समझ आ, मास्टर साहब भाई बतिया, मास्टर साहब भाई बतिया, दुनिया भर का बतिया लड़का जो ना बतावा। चौथा पॉइंट पे आई जा, संप्रेषण करने से बच्चे के अंदर का क्या होता है? भय खत्म हो जाता है। अब जैसे बच्चा जब धीरे धीरे आपसे इंटरकनेक्ट होकर जब बोलने लगेगा, तो क्या उसके अंदर डर रहेगा? बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो डर धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया। आप भी तो बच्चे से बोल रहे हैं। ठीक, तो यह भी क्या हो गया? महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब है अगला, संप्रेषण में बाधाएं। कई बार बाधा उत्पन्न होले, संप्रेषण हो ना पाओ। ठीक, तो कौन कौन बाधा उत्पन्न होले? पहली हेडिंग है रुचि का अभाव। पता लगा लड़का तोहार पढ़े तनको मनन कहा था लड़का के, अब तू अपन पढ़ावत चल जाता, तो कौनो ओकर मतलब है? कौनो मतलब ना है। यदि शिक्षक और बच्चों में किसी का रुचि संप्रेषण में नहीं है, तब वो ठीक से संप्रेषण नहीं होगा। अब पता लगा तू लड़का को बुलावा था, लड़का रिसिया का हाल, घर से गुस्सा किया हाल है, अब तो से बोलबन करी, मास्टर साहब जवन मन तवन पढ़ावे, हमसे कौनो मतलब ना है, तो बतावा संप्रेषण होई? तो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न भइल कि ना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बाधा में उत्पन्न है। तो पहला पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट, संप्रेषण सामग्री की कमी की हेडिंग बा, तो यहाँ का बा, यदि संप्रेषण सामग्री प्राप्तकर्ता के अनुकूल नहीं है, तो भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक, अगर मान ला कौनो, जैसे मान ला संप्रेषण करत हवा, मान ला मोबाइल के माध्यम से बतियावत हवा तू केहू से, अब पता लगा मोबाइल ये खराब है, फोनवा लगत है, नेटन चलत है, व्हाट्सएप पे मैसेज करत हवा, मैसेज में जात है, जवन गुस्सा लगेले जब मैसेज ना जाला गोलिया वाला गोल गोल व्हाट्सएप पे, तो क्या होगा? संप्रेषण क्या होता है? उसमें बाधा उत्पन्न होती है, आप अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं अच्छे से। ठीक, दूसरा पॉइंट ही हो गया। आ जा तीसरा पॉइंट, भाषा की कमी
अब भाषा कहीं पता लगा कि जैसे आप बतियावत हवा वो अमेरिका का है और तू हवा भारत का है, तो बताओ संप्रेषण हो पाई? वो बोल रहे हैं खाई खो बोल दिया अंग्रेजी में, और आपने क्या किया? आप बोल रहे हैं कि हाँ भैया कैसे हमें ठीक हमें, आपने हिंदी में बोला। अब वो बोल रहा आई एम वेल एंड यू, आई एम फाइन, कैसे हो? ये दुनिया भर का जितना भी इंग्लिश जो भी उनको आता है मतलब वो तो बोलेंगे, ठीक। तो क्या बताइए, संप्रेषण यानी कि भाषा की कमी के कारण क्या संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बाधा उत्पन्न होगी। चौथा पॉइंट आ जाए, चौथा पॉइंट का कहा वातावरण की कमी। यदि वातावरण में मान लो बाई चांस क्लास में तू क्लास ले था लड़कन के, वही आंधी आई गई, इतना तेज आंधी आई करियई वाली और तूफान आ गया, तो बतावा लड़का तो से कह पाई सर जी हमारे सवाल ना समझने मत है, संप्रेषण हो ना संप्रेषण हो पाई। बात समझ में आई? ये तो हो गया वातावरण की कमी के कारण। इस संप्रेषण वाला मामला तो हर कंप्लीट। सब संप्रेषण से एको क्वेश्चन आए तो यही में से आई, ऐसे बाहर एको क्वेश्चन ना आई। आई जब अगला शिक्षण। शिक्षण क्या होता है एक बारे में सुना। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य कक्षागत परिस्थितियों में एक ऐसी अंतःक्रिया जिसके द्वारा शिक्षक अपने ज्ञान को कुशलता पूर्वक अपने विद्यार्थियों को आत्मसात कराने में सक्षम हो, शिक्षण कहलाता है। ठीक, ये तो हो गई शिक्षा की परिभाषा। एक आपके बीओ स्मिथ महोदय हैं, ये क्या कहते हैं कि शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। क्या है? शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति, ये बीओ स्मिथ महोदय के अनुसार है। ठीक, तो आज जाए के बाद अगला शिक्षण के उद्देश्य। अब शिक्षण के उद्देश्य तथा विशेषताएं। अब विशेषता का है शिक्षण का? शिक्षण का उद्देश्य सीखने की एक प्रक्रिया को क्या करता है? सरल बनाता है। जो शिक्षण है, जब आप लर्निंग करते हैं यानी कि सीखते हैं या कुछ भी अधिगम करते हैं तो उसको क्या बनाता है? ये सरल बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? शिक्षण को बालकों में सामाजिक और नैतिक का विकास करता है। जब आप शिक्षित रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बालक में क्या करेगा? वो सामाजिक विकास करेगा, नैतिक विकास करेगा। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा उस बालक के ऊपर। तीसरा पॉइंट का है शिक्षण से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब जैसे पहले सब का हाई देवी देवता हाउ फलाने हाई देवी माई काले जी पता नहीं कान का, जैसे जब किसी को चेचक वगैरह हो जाता था ये माता जी निकली हैं, ये निकली हैं, वो निकली हैं। लेकिन अब इस लोगों को अब इस चीज को कोई नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मेडिकल सेक्टर अब इतना आगे हो गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अब सब लोग जानते हैं चेचक क्यों निकलता है, किस कमी के कारण इन्फेक्शन होता है, इन सब चीजों का अब इलाज भी आ गया है। ठीक, नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, मिट्टी वगैरह लगाते थे, तो वो मतलब थोड़ी सी वो भी ठीक था। हम मतलब ऐसा नहीं है हम किसी भी धर्म को आहत कर रहे हैं या फिर कुछ भी, जो भी आप आस्था रखते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों के अंतर्गत धीरे धीरे आ जाता है, तर्कपूर्वक बात करने का आ जाता है शिक्षण से। चौथा पॉइंट का है शिक्षण ऐसा ही है जो शिक्षण ऐसा हो जो बालक को रुचियों के आधार पे हो। जैसे मान ला शिक्षण ऐसा हो चाहिए, पता लगा लड़का का मन ना है आज पढ़ ले, तू शिक्षण में पढ़ावत हवा खब दबाई के, तो कौनो मतलब ओकर बताओ निक्सी, कौनो मतलब तो ना निक्सी। ये मान पहले लड़का के जान ले चाहे कि लड़का का मनसा का है, पढ़ाई चाहत है कि ना चाहत है। अब तो यह मतलब एक नई शिक्षा नीति आई है कि जवान लड़का चाहिए वह आप कह सकला, लड़का के मार ना सकता, न लड़का डांट सकाला, न लड़का के पुरस्कार दे सकाला। पुरस्कार देने का मतलब पुनर्बलित नहीं आप कर सकते, नहीं तो जो दूसरा वाला बच्चा रहेगा उसको गिल्टी महसूस होगा ना। अरे ये सब पूरा नया नया पूरा मतलब बदलाव आया है सीटेट वगैरह में, ये सब मतलब बहुत बारीकी से हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बालक केंद्रित शिक्षण व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे बालक केंद्रित शिक्षण होला, शिक्षक केंद्रित शिक्षण होला। जैसे बालक केंद्र का मतलब होला लड़का के ध्यान में रख के तुम्हें शिक्षण कराओ पर, लड़का जवन चाहिए तमन तुम्हें पढ़ाओ पर। जैसे इसमें बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना होता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसमें बालक की रुचि तभी आप शिक्षण करा सकते हैं। अब पता लगा लड़का का रुचि ना है तो पढ़ा पाई बा, ना पढ़ा पाई, बिल्कुल ना पढ़ा पाई बा। तीसरा पॉइंट है इसमें बालक को सीखने में स्वतंत्रता प्रदान किया गया है।
लड़का का अगर मन है तब सीखी, तोहरे जोर जबरदस्ती से ना सीखी। एकर कहले के मतलब लड़का अपने आप में स्वतंत्र है, अगर तू पढ़ावा, लड़का का मन करे पढ़ी, लड़का का मन करे ना पढ़ी, तू कुछ कह ना सकता। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद फिर हम अगला पढ़ते हैं, शिक्षक केंद्रित। देखिए हम इसलिए थोड़ा सा भोजपुरी और अवधि का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये शिक्षण जो अधिगम सब्जेक्ट होता है, ये नया नया सब्जेक्ट होता है, तो लोगों को समझ में कम आता है। तो हम थोड़ा सा अगर अवधि भाषा का प्रयोग करेंगे थोड़ा सा व्यवहारिक रूप से, तो शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक, वरना हमें जो है हिंदी जो है बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, हम हिंदी पूरा अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां। अब जैसे इसमें शिक्षक अपने हिसाब से बच्चों को ज्ञान प्रदान करता है। जैसे पहले कार और पहले शिक्षक केंद्रित जो है शिक्षक मतलब चलता था। पहले जो मास्टर चाहे वह पढ़ावा, लड़का खूब पटक पटक मारे, लड़का भाग जाए, पढ़े उड़े ना आवे, क्यों 3 तक पढ़ के छोड़े, क्यों 4 तक पढ़ के छोड़े, क्यों 5 तक पढ़ के छोड़े, क्यों हाई स्कूल इंटर क्यों कह ना पावे। पहले काहे मास्टर के डर के मारे। पहले के मास्टर शिक्षक केंद्रित जो है मतलब शिक्षण था, यानी कि जो मास्टर चाहते थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें शिक्षण का निर्णय सर्वोपरि था। जवन मास्टर साहब निर्णय ले ले वह होई, बालक का एक को ना सुनल जाए। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुशासनात्मक दृष्टिकोण होता था, यानी कि पटक पटक के इतना मार दें लड़का के, लड़का एकदम चुपचाप एकदम शांति से क्लास में बैठे, एक दाई चू ना करे, और चुपचाप जवन मास्टर साहब पढ़ावे और चुपचाप लड़का पढ़े, एक दाई चू ना करे। ये रहा शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ठीक, ये आएगा अंतर वगैरह सब लिखने के लिए आएगा, और पूछ लेगा शिक्षक केंद्रित क्या है, या बोल देगा बाल केंद्रित शिक्षण से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको यही सब पॉइंट लिखना पड़ेगा अच्छे से। ठीक ठीक बाबू, आगे बढ़े, आइए जब आगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, जिसे कहते हैं माइक्रो टीचिंग। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का मतलब होता है किसी भी क्लास में छोटे से बच्चों का ग्रुप बना के उसमें जो 5 मिनट किसी टॉपिक पर डिस्कस कर देना ही शिक्षण कहलाता है। कौन सा? सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। यह तो आपका कंसेप्ट हुआ, लेकिन अब इसमें क्या लिखना कैसे, मान लीजिए लघु उत्तरी में आ गया तो थोड़ा सा उस शब्दों को बढ़ा के लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। शिक्षण प्रशिक्षण की एक प्रयोगशाला एक विश्लेषणात्मक करने की तकनीक है या एवं विश्लेषण करने की तकनीक है। इसमें शिक्षण इकाई को कई छोटे छोटे इकाइयों में विभक्त कर दिया जाता है तथा जटिलताओं को कम किया जाता है, और यह शिक्षण केवल एक बार में एक ही टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है और केवल बहुत कम समय के अंदर ही इसमें छात्रों भी क्या होते हैं, इसमें छात्र भी कम होते हैं तथा 5 से 10 मिनट की अवधि तक यह जो है शिक्षण किया जाता है। इससे ज्यादा का शिक्षण नहीं किया जाता, क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि कोई एक टॉपिक होगा, छोटे से बच्चों का ग्रुप होगा, उसमें जब शिक्षण करेंगे तो केवल बस एक ही टॉपिक पर करेंगे, आपको 5 से 10 मिनट के अंतर्गत उस टॉपिक को खत्म करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब अगला बहुकक्षा शिक्षण। बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है? तो बहुकक्षा शिक्षण क्या मतलब होता है? आजकल बढ़ती हुई जनसंख्या से विद्यार्थी काफी बढ़ चुके हैं और विद्यालयों में शिक्षक की कमी हो चुकी है। इस समस्या का समाधान यानी कि इस समस्या से निपटने के लिए बहुकक्षा शिक्षण का प्रयोग लाया जाता है। इसमें कई शिक्षण कक्षा को शिक्षक देखते हैं तथा बहुकक्षा शिक्षण में छात्रों का व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। अब जैसे मान ला 4-5 क्लास 3-4 क्लास के लड़का एकदम बैठा था बरामदा में, अब वो का अब कौन क्लास से पढ़ेगा, 3 वाले के कि 4 वाले के कि 5 वाले के, ना समझ में बात आएगी। तो यहमन का करें शिक्षक लोग, उनकर जवन है व्यवहार का अवलोकन करें, जवन जैसे कामन में सबके जरूरी है। तो मास्टर साहब कौनो नैतिक शिक्षा पे बात करी है, तब कौनो ऐसा कॉमन टॉपिक पे बात करी है जवन सबके जरूरी है, 3 वाले के जरूरी है, 4 वाले के जरूरी है, 5 वाले के जरूरी है। ठीक बा, मान ला पहाड़ा सुन सके न, गिनती सुन सके न, जोड़ घटाना गुड़ा भाग दे सके न, एक बता सके न, थोड़ा सा केवल उसका लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, कक्षा तक 3 वाला गुड़ा भाग सीख ली, 4 वाला सीख ली, 5 वाला सीख ली।
ठीक बात, आगे बढ़ी। चला आगे है बहुकक्षा की विशेषताएं भी लिख सकते हैं आप, यानी कि जैसे जब आपने बहुकक्षा वो आपने लिखा, इसके बाद जब अगर लघु उत्तरी पूछेगा तो बहुकक्षा का आप जो है विशेषताएं भी हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, अध्यापक पर कार्यभार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जैसे 3-4 क्लास के लड़का एक साथी अगर पहाड़ पर एक मास्टर के, तो ऊपर कार्यभार बढ़े कि ना, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। तो बस एक पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट यह है, शिक्षक कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक। तो बिल्कुल सही बात है, जब भाई 3, 4, 5 वाले जब को लड़का इकट्ठे आ गए हैं तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो क्या वो अध्यापक एक क्लास को जो देखता था, क्या तीनों क्लास को उसी प्रकार का देख पाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो यह भी क्या हो, यह भी एक विशेषता। फिर इसके बाद आप एक आध दो पॉइंट और अपने मन से लिख सकते हैं कि आप यह भी लिख सकते हैं कि जब 3-4 क्लास को एक ही में ग्रुप बना के जब हम कोई भी टॉपिक पर इस ऐसी कॉमन टॉपिक पर डिस्कस करें जिस पर सभी बच्चों का इसमें लाभ हो सके। ठीक, आप यह भी एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आप और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि जब 3, 4, 5 यानी कि 2-3 क्लासों को एक में मर्ज कर देते हैं तो उसमें जो है संप्रेषण करने में बाधा उत्पन्न होती है। क्यों बाधा उत्पन्न होती है? क्योंकि हल्ला लोग इतना करते हैं, शोर लोग करते हैं बच्चे जब ज्यादा हो जाएंगे एक ही क्लास में, है कि नहीं? ऐसे ही आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं बड़े आराम। ठीक, हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने 2 ही पॉइंट लिखा। आज जब अगला पॉइंट, खेल शिक्षण प्रविधि। अब देखा खेल शिक्षा प्रविधि का मतलब बोला, खेल शिक्षा प्रविधि से यह तात्पर्य है कि कोई भी छात्र खेल खेल में वह ज्ञान प्राप्त कर ले जो छात्र खेल में अधिक रुचि लेता है, ताकि शिक्षण का उन पर कोई बोझ का एहसास ना हो। अब जैसे मान ला लड़का खेल खेल में कौन चीज सीख ला ले, तो बताओ ओकर बर्डन पड़ी ओकर दिमाग में, अरे हमें ई चीज पढ़ के ऊ चीज पढ़ के, पता लगा जो है आपने गोला बना के शाम को 2 बजे क्या करें, आप उसमें पहाड़ा गिनाइए बच्चों के से, तो क्या करें, तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आनंद में वहां पे क्या हो जाए, पहाड़ा भी याद हो जाएगा और आनंद भी आ जाएगा खेल खेल में। ठीक, एकरे बाद जो है डाल्टन योजना का कहे, एकरे तहत डाल्टन योजना, मॉन्टेसरी योजना और किंडरगार्टन योजना, ये तीनों जो इनको योजना है ये टोटल खेल पर आधारित है। ठीक, ये कहते हैं कि खेल खेल पर बच्चों को सारा कुछ सिखा दिया जाए। ठीक, तो डाल्टन योजना में क्या है, इसमें सभी छात्रों को उनके क्षमता के अनुसार बांट दिया जाता तथा बालकों पर समय समय पर ध्यान दिया जाता है तथा परीक्षा का कोई बंधन नहीं होता। अब जैसे लड़का के मान ला छोट ग्रुप में कह के बांटल कि आपको ये कार्य करना, आपको ये चीजें याद करना, आपको ये चीजें तैयार करना, तो बच्चे बड़े मन से बड़े खुशी मन से उसको तैयार करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि 4-5 लोग ग्रुप बना के इस कविता को याद कर लीजिए, अभी सुना जाएगा, तो वो बच्चे बड़े अच्छे से याद कर लेंगे। अगर आप बोलेंगे एक एक बच्चे से सुना जाएगा तो बच्चे जो है क्या हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए जो है, और उनके ऊपर बोझ भी तब नहीं पड़ेगा जब ग्रुप में याद करेंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद अगला पद्धति आपका आता है मॉन्टेसरी पद्धति। मॉन्टेसरी पद्धति में क्या होता है, मॉन्टेसरी ने बालकों को कई वस्तुएं खेलने को देने की बात करते हैं जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया मॉन्टेसरी पद्धति। तो कुल मिला कहने का मतलब खेल खेल में बच्चों पर जोर दिया गया कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए। आज जब अगला शिक्षण सूत्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी यानी कि महत्वपूर्ण तो सब है जितना हमने लिया। ठीक, और इस चीज को हमने जो क्रम से लिया है ताकि ऐसा नहीं है कि एक ईद घाट तो एक तीर घाट, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि क्रम से रहेगा, थोड़ा सा आपको भी दोहराने में भी थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक, और इसका हम पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से आप जो डाउनलोड कर लीजिएगा, आप यही बस दोहराते हुए चले जाइए एग्जाम में, बस छाप के चले आइएगा। ठीक है, चलिए शिक्षण सूत्र क्या होता है। शिक्षण सूत्र का प्रयोग बालकों को विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से तथा रोचक ढंग से बढ़ाने के लिए किया जाता है और यह सूत्र अधिगम में बहुत ही प्रभावी होता है। जैसे मान ला शिक्षण सूत्र का प्रयोग करवा, तो शिक्षण सूत्र से प्रयोग करने से क्या होगा, अधिगम क्या होगा, प्रभावी होगा, यानी कि आप बच्चे से
अच्छे से इंटरकनेक्ट हो पाएंगे, बच्चों को अच्छे से ज्ञान दे पाएंगे और बच्चे भी आपसे ज्ञान लेकर क्या होंगे, प्रभावी होंगे, यानी कि ज्ञान उसके अंतर्गत अस्थायी रूप से बैठ जाएगा। ठीक, तो कैसे होगा, कैसे शिक्षण विधियां कौन कौन से, शिक्षण सूत्र कौन कौन से? पहला सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जैसे हमने मान लिया जाए, अब मान लीजिए शिक्षण सूत्र पेपर में आ गया कि किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का वर्णन कीजिए, तो आप एक एक शिक्षण सूत्र लिखकर जो वर्णन आप लोग कर सकते हैं। तो पहला कौन लिखें आप लोग, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहला शिक्षण सूत्र। इसमें क्या होता है, इस शिक्षण सूत्र में बालक के पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हुए उसके आगे की बात बताना, जैसे बच्चे से गिनती बताते हुए जोड़ का सवाल बता देना। अब जैसे लड़का का है, अब तुम पहले सोचला कि लड़का का आवत हुई, पहले सोचला गिनती आवत हुई, तो पहले सुन ला गिनती। अच्छा ठीक है, आपने गिनती सुन लिया, आपको पता हो गिनती बच्चों को आती है। आप क्या करिएगा, फिर गिनती बताते बताते आप उसी में जोड़ घटाना भी बता दीजिए, तो क्या आसानी होगी ना बच्चों को सीखने में। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है, ये आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर ये शिक्षण विधियां है। और दूसरा है पूर्ण से अंश की ओर। इसमें सर्वप्रथम वस्तु के बारे में अल्प जानकारी देते हुए फिर उनके एक एक अंश के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे पहले क्या करेंगे आप, बच्चों को पहले एक पूरे यानी कि पूरे अंश के बारे में बात करेंगे, यानी कि पूर्ण के रूप में। जैसे आपने मान लीजिए एक वृक्ष के बारे में बताया, ये पीपल का वृक्ष है, तो बच्चा समझ गया हाँ ये पीपल का वृक्ष है। ठीक, फिर आप बताइएगा धीरे धीरे पीपल में टहनियां भी होती हैं, इनकी पत्तियां भी होती हैं, इनकी तना जो है बहुत मोटी और इनकी जड़ें गहरी तक जमीन में गई रहती हैं। तब आप ये चीजें बताइए। ठीक, अब पहले ही बता देंगे कि जाइलम का काम होता है जल का ले जाना, फ्लोएम का काम होता है खनिज लवण को ऊपर ले जाना, तो बच्चा क्या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। इसीलिए पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पहले हम ये बताएंगे कि सांस लेते हैं पेड़ पौधे भी किस रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में लेते हैं। पहले ये सब थोड़ा मोटी मोटी बातें बताएंगे, फिर धीरे धीरे उसके अंतर्गत डीप जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है मूर्त से अमूर्त की तरफ। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें पहले बच्चों को वस्तु को दिखाया जाता है, फिर उनके कई भागों पर बात की जाती है। बिना वस्तु को दिखाए जो है फिर बच्चा वो अपने आप को क्या उस चीज को समझने लगता है। जैसे मान ला गिला ताजमहल देखौला, तो ताजमहल आप दिखा के ले गिला लड़का के आगरा ताजमहल, तो अब जब क्लास में जब बैठे जब ताजमहल का नाम लेवा तो ओकरे मन में दिमाग में का ताजमहल का फोटो छप जाई कि ना, कि हाँ ताजमहल ऐसे रहा, ताजमहल में गुम्बद था, उसमें जो सफेद कलर का था, सफेद कलर का संगमरमर का प्रयोग किया गया था, अब वह हल्का हल्का पीला हो रहा है। ठीक, तो ये सब मतलब जब आप दिखाए हैं उसको तभी तो ये चीज उसके माइंड में बन पा रहा है। अगर आपने नहीं दिखाए होते, ऐसे ही कहते हैं ताजमहल आगरा में है, तो अब क्या जानता क्या होता ताजमहल क्या होता है, आगरा क्या होता है क्या। ठीक, ये है मूर्ति से अमूर्त की ओर, यानी कि पहले आपने उसको मूर्ति दिखाया, फिर इसके बाद धीरे धीरे वो कल्पना में उसके दिमाग में आने लगा, अमूर्त में भी। ठीक, अब आएगा अगला शिक्षण सूत्र के महत्व। इस शिक्षण सूत्रों का विशेष महत्व है क्योंकि इन शिक्षण सूत्रों से बच्चे के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को क्या कहता है, जोड़ा जाता है। ठीक, जैसे इन शिक्षण सूत्रों का हम इसलिए प्रयोग करते हैं ताकि इनका प्रयोग करने से हम बच्चे के पूर्व ज्ञान को पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद उसको नए ज्ञान को उसको हम प्रेषित करते हैं, यानी कि उसको बताते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ठीक बाबू, समझ में आ रहा है। चलिए अगला है शिक्षण अधिगम से क्या तात्पर्य है। यह भी आपका पूछा जाएगा, शिक्षण अधिगम से आप क्या तात्पर्य, शिक्षण अधिगम से आप क्या समझते हैं, शिक्षण अधिगम क्या है, शिक्षण क्या है, कुछ भी पूछेगा तो आप यही उत्तर लिखिएगा। शिक्षण अधिगम 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग से है तथा अधिगम का अर्थ है सीखने से, यानी कि शिक्षा के अंग में शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम आता है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो क्या कहलाता है, शिक्षण अधिगम कहलाता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट है, अब शिक्षण में केवल सीखना ही नहीं बल्कि सिखाना भी निहित है। शिक्षण की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम द्वारा पूरी होती है। ठीक, बात समझ में आ गया, आगे बढ़ें।
चलिए यह है परिभाषा आपकी, ठीक, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही। अगला है उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, या उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। जैसे पहले ही समझा उपचार का होला और निदान का होला, ई दुई बात, दोनों दुई बात है। जैसे रोगी का अगर तू रोग पता कैलहला, जैसे लड़का का अगर ई पता करला कमी की काहे या लड़का की विषय ना आवत, गणितिया काहे ना आवत, विज्ञानवा काहे ना आवत, ई होएगा निदान। अब उ पता कैले के बाद अगर तू उपचार कर डाला, यानी कि दवाई दे डाला, यानी कि ओके अच्छे से शिक्षण सूत्र के द्वारा उनके बता डाला, समझा डाला, वो लड़का समझ में आ गया चीज, ई का उपचारात्मक शिक्षण हो गया, ठीक। चलिए अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोगी होता है जिन बच्चों को किसी विषय में जैसे भाषा, गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक। पहला का है उपचारात्मक शिक्षण विधिया में व्यक्तिगत शिक्षण विधि होता है, दूसरा साधारण अभ्यास विधि होता है, और तीसरा पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य विधि। अब इसका मतलब समझिए, जैसे अब मान ला लड़का गणित ना होता, एक एक लड़का स्पेशल जाके मिल के बताओ बाबू काहे ना आवत तोहरे, अच्छा ई जोड़ ना हो, पहले कुछ जोड़ बतावा धीरे धीरे, फिर घटाना बताओ, ओकर स्तर जाना का स्तर है लड़का का, ये होगा व्यक्तिगत शिक्षण विधि, ठीक। दूसरा साधारण अभ्यास। अब जैसे लड़का के मान ला गणित ना आवत या गिनती पहाड़ा कुछ ना हो, जो घटाना ना हो, ओके रोज दायक का काम, साधारण जोड़, साधारण घटाना, अभ्यास का रोज करत 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 वह लड़का आ जाए, साधारण अभ्यास विधि द्वारा। और तीसरा पॉइंट है पुनरावृत्ति एवं गृह कार्य विधि। तो अब जैसे बार बार इक्कीस अगर आप होमवर्क दी हैं और वो घर से काम करके लाए, वह चीज अपने ऑटोमेटिक उस व्यक्ति या उस बच्चे के अंतर्गत वो अस्थायी रूप से बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक। चलिए अगला है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ। अब उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या हो जाएगा, इसमें से छात्रों के समस्याओं क्या होगा, निराकरण हो जाएगा, पहला लाभ भी है। दूसरा लाभ यह है कि इसमें शिक्षण प्रक्रिया या शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाता है, ठीक। और तीसरा पॉइंट है इसमें छात्रों का मानसिक विकास भी हो जाता है, क्या होता है, मानसिक विकास भी किया जाता है, ठीक। अगला शिक्षण प्रविधियां या युक्तियां, ठीक। तो कौन कौन सी शिक्षण प्रविधियां हैं, शिक्षण प्रविधियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य रुचिकर बनाया जा सकता है। तो कौन कौन सी प्रविधि है, पहला प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा वर्णन प्रविधि, तीसरा व्याख्यान प्रविधि, चौथा है विवरण प्रविधि, पांचवा है इसके बाद स्पष्टीकरण प्रविधि। तो अब एक एक करके ये हम देखेंगे, और आपसे केवल यह भी पूछ सकता है पेपर में कि प्रश्नोत्तर प्रविधि का वर्णन करिए या प्रश्नोत्तर प्रविधि को स्पष्ट कीजिए, तब भी आप यही चीज लिखिएगा जो इसमें हमने लिखा है। तो कैसे, पहला है प्रश्नोत्तर प्रविधि। इस विधि से शिक्षक अपने शिष्यों से प्रश्न पूछकर उनकी समस्याओं को हल करते हैं, तथा दार्शनिक सुकरात ने अपने शिक्षण विधि में यह प्रश्नोत्तर प्रविधि अपनाए हैं। इससे बच्चों के पूर्व ज्ञान एवं अर्जित ज्ञान की जांच हो जाती है, किससे, प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। ताकि जैसे अब लड़का से मास्टर पूछना है कि बाबू तारे गिनती पहाड़ा ना आवत है, या काव ना आवत, छोटा से आ ना आवत, बड़ा से आम ना आवत, तो क्या नहीं आ रहा है उसको, जब आप उससे पूछेंगे तो उसके बारे में वो जान जाएगा, यानी कि उनके पूर्व ज्ञान का अवलोकन कर लेंगे अध्यापक, फिर इसके बाद नया ज्ञान वो जोड़कर उससे प्रेषित करेंगे, तब उस बच्चे को अच्छे से आएगा, ठीक। इसके बाद अगला वर्णन प्रविधि। अब वर्णन प्रविधि क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु या घटना स्थान के कार्यों का वर्णन जब किया जाता है और यह प्रविधि पूर्ण से अंश की ओर किया जाता है, तो यह आपका वर्णन प्रविधि के अंतर्गत आता है। जैसे पहले मान ला, पहले हूबहू पहले ऊपर ऊपर पहले बताया जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद धीरे धीरे उसके एक एक अंश के बारे में बताया जाता है, पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करके, यह आपका हो जाएगा वर्णन प्रविधि द्वारा, ठीक। एक बाद अगला पॉइंट है व्याख्यान प्रविधि। अब व्याख्यान प्रविधि क्या होता है, व्याख्यान प्रविधि वह होता है जिससे किसी भी पाठ को भाषण के रूप में पढ़ा जाता है या उसका व्याख्या किया जाता है, यह आपका व्याख्यान प्रविधि कहलाता है। इस प्रविधि का प्रयोग सामाजिक विषय में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़े। जैसे कोई भी पॉइंट हो उसको पूरा भाषण के रूप में ऐसे ही बोलते चले जाएं, तो है आपका व्याख्या विधि कहलाता है, ठीक।
इसके बाद अगला है विवरण विधि। अब विवरण विधि में क्या होता है, यह विवरण इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र के शिक्षण में उपयोगी होता है। विवरण का अर्थ होता है कि क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन या विवरण कहानी के एक रूप में सुनाया जाता है। ठीक, तो एक क्रम से पूरा कहानी जैसे नहीं सुनाया जाता हिस्ट्री वगैरह में, वैसे ही ये विवरण वो कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, विवरण। इसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण प्रविधि क्या होता है, तो किसी भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध, विस्तृत तथा तार्किक ढंग से किया जाने वाला प्रस्तुतिकरण ही स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक, कोई भी विषय वस्तु हो उस पर अगर वो क्रमबद्ध से अगर तार्किक रूप से उस पर विश्लेषण किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, जब वह प्रस्तुत किया जाता है वह आपका स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक, किसी भी चीज को स्पष्ट कर देना यह स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है आपका शिक्षण कौशल। अब शिक्षण कौशल क्या होता है, शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं, शिक्षण कौशल के कितने प्रकार के होते हैं, ये सब अगर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा तो आप लोग तुरंत लिखिएगा शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षण कार्य आसानी से प्रभावी ढंग से करता है। ठीक, पहला है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। तो क्या हो जाएगा, पहला आपका पाठ प्रस्तावना कौशल क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, प्रस्तावना का आशय यह है कि बालकों को नया पाठ पढ़ाने से पूर्व पढ़े हुए या पढ़ने के लिए तैयार करना। पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करने की कई विधियां हैं। जैसे मान लड़का कुछ पढ़ावे तो जात हो ओकरे पहले भूमिका जो आप लोग बनावे ना, जैसे मान लीजिए आप अध्यापक हैं, आप पहले बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो जो भी चैप्टर आप पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप उसकी भूमिका बनाएंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से पहले बताएंगे। ठीक, तब इसके बाद पढ़ाएंगे। तो जैसे जैसे कहानी द्वारा भूमिका आप बना सकते हैं, कविता द्वारा महत्वपूर्ण अंश को सुना सकते हैं, और या तो बच्चों से कुछ प्रश्न पूछकर उसके पूर्व ज्ञान को जान लेंगे तो यह भी आपका प्रस्तावना के अंतर्गत आ जाता है। ठीक बाबू, आगे बढ़े। आइए आप आगे, बात समझ में आवत है कि ना आवत है, या हम ऐसे बस बोलत हैं, एक आप जरूर बताइए, क्योंकि हमने शॉर्टकट नोट्स इतना छोटे में शॉर्टकट किया है कि अब इससे छोटा हो ही नहीं सकता। वैसे अगर आप सीरीज पढ़ेंगे तो 80-90 पेज आपको पढ़ना पड़ जाएगा, और मैंने केवल सिर्फ 4 दूना 8 पेज में हमने पूरा सारा कुछ कवर किया है। ठीक, चलिए, और हमने टोटल ये चीजें वो पॉइंट हमने लिखा, क्योंकि जो पॉइंट सीधे जाके एग्जाम में आपका पूछेगा, सीधे हो बहू, और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन इधर उधर घुमाया तब भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रहेगा, भले उस क्वेश्चन का भाव थोड़ा बदल जाए, थोड़ा मतलब उसका तरीका बदल जाए, लेकिन भाव यही रहेगा प्रश्न पूछने का। अगला है पॉइंट प्रश्न पूछने तथा उत्तर प्राप्त करने का कौशल। यह भी एक कौशल है। तो पूछ लेगा कि किसी 4 कौशल के बारे में विवरण दीजिए या वर्णन करिए। तो आपने एक एक ऐसे हेडिंग डाल के प्रश्न पूछने का, उत्तर प्राप्त करने का कौशल, एक एक कौशल हेडिंग डाल के आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा इसके बारे में। तो यह कौशल अत्यंत कलात्मक है जो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछकर उसका उत्तर निकलवा लेना, यह महत्वपूर्ण कला है। इस प्रकार शिक्षण को रोचक बनाया जा सकता है। ठीक, अगला पॉइंट है शिक्षण सामग्री प्रयोग कौशल। इसमें क्या होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से कक्षा में रोचकता बनी रहती है तथा इससे बालकों में अस्थायी ज्ञान का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, या इससे ज्ञान का अस्थायित्व होता है। ठीक, अस्थायित्व का मतलब फिर जल्दी भूले ना। अगला है उत्तम शिक्षण सामग्री। अब उत्तम शिक्षण सामग्री क्या होता है, उत्तम शिक्षण सामग्री से क्या तात्पर्य है, यह भी एक नया क्वेश्चन है। ठीक, तो निर्माण में लिखेगा उत्तम शिक्षण सामग्री का निर्माण कैसे होता है। उत्तम शिक्षण सामग्री के निर्माण के लिए शिक्षक को चाहिए कि कम लागत का शिक्षण सामग्री होना चाहिए तथा बच्चे ऐसे रसायन या ऐसे हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। ठीक, तब आपका अगर वो जैसे कहने का मतलब कोई हानिकारक वस्तु नहीं उसका प्रयोग किए और उनके लिए केवल लाभदायक तो है आपका शिक्षण जो होगा वो उत्तम शिक्षण सामग्री कहलाएगा। जैसे उन्होंने कुछ भी ऐसा बना के ले गए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो और उसमें पैसा भी ना लगे, ठीक, विद्यार्थियों का, तो क्या होगा, तब वह आपका उत्तम शिक्षण कहलाएगा। ठीक, इसके बाद उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है,
उत्तम शिक्षण सामग्री बिना लागत का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिना लागत का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उत्तम शिक्षण सामग्री बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने बना के ले गया कोई भी चीज, लेकिन वो किसी प्रकार का बच्चों का उसमें हानि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए शिक्षण सामग्री। और तीसरे क्या पॉइंट है? शिक्षण सामग्री ऐसा हो जो बहुउद्देशीय हो, जिससे एक से ही अधिक कक्षा में प्रयोग लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी इस प्रकार, जैसे कोण का, त्रिभुज का या कुछ आपने टीएलएम बना के ले गए विद्यालय में, तो आप अगर अपने क्लास के ले आए हैं तो ऐसा नहीं है केवल आपके ही क्लास में उपयोगी हो, कक्षा 3 में भी प्रयोग कर सके, 4 में भी प्रयोग कर सके, 5 में भी प्रयोग कर सके थोड़ा बहुत। ठीक, इससे क्या होगा? बहुउद्देशीय आपका शिक्षण सामग्री कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला है बहुस्तरीय शिक्षण। बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है? जब कक्षा में विभिन्न स्तर के बच्चे हों तथा उनको कुशलता पूर्वक पढ़ने का योजनाबद्ध प्रक्रिया बहुस्तरीय शिक्षण कहलाती है। इसका प्रयोग कक्षा में तब किया जाता है जब कक्षा में तेज, मध्यम और धीमे गति के सीखने वाले बच्चे सभी प्रकार के बच्चे हों। तब क्या किया जाता है? तब एक समूह बनाया जाता है बच्चों का। तो बच्चों का समूह बनाया जाता है। जैसे प्रथम समूह बनाया गया तो उसमें क्या केवल शिक्षक जो है उसमें पढ़ाएंगे। ठीक, और जब दूसरा समूह बनाया जाएगा, यह समूह आपका मॉनिटर के आधारित पर होगा। किससे? मॉनिटर के आधारित पर होगा। इसके बाद जब तीसरा बनाया जाएगा, यह छात्रों के स्वयं सीखने के समूह पर आधारित होगा। और चौथा समूह जब बनाया जाएगा, चतुर्थ समूह, तो यह समुदाय यानी कि ग्रुपिंग का आधार पे बनाने की, छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए। एक कैटेगरी के बच्चे, चाहे वो तेज वाले बच्चे हों, चाहे वो कमजोर वाले बच्चे हों, उन लोगों को एक ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक, इसके आधार पर भी जो है बहुस्तरीय शिक्षण होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब आगे है पुनर्बलन। अब पुनर्बलन क्या होता है इसको देखिएगा। पुनर्बलन आपका वह होता है, जैसे मान लीजिए आपने छात्रों को क्या किया? आपने प्रशंसा किया। या छात्रों का प्रशंसा करना तथा बच्चों को प्रोत्साहित करना ही पुनर्बलन कहलाता है। ऐसा करने से छात्रों के अंदर उत्सुकता बढ़ती है तथा पढ़ने के प्रति तब छात्र और मेहनत से पढ़ते हैं। ठीक, और मेहनत से पढ़ते हैं तथा यह एक उद्दीपक का कार्य करता है। यह भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला आपका सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है आपका नकारात्मक पुनर्बलन। अब देखिए आप इसका मतलब समझिएगा पुनर्बलन का। पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि बच्चों को पुनर्बलित करना या मोटिवेट करना। हालांकि मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। ठीक, तो कुछ इसी से रिलेटेड यह भी है। अब पुनर्बलन आप कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए बच्चा 1 से 10 तक गिनती सुनाया, पहाड़ा सुनाया 2 से 10 तक, तो आप क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा करेंगे। हाँ बाबू बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सुनाया, लो चॉकलेट लो, या आपने उसको कुछ पुरस्कृत कर दिया। तो और बच्चे क्या करेंगे? उससे इस चीज को देखकर उससे सीखेंगे, तो और भी बच्चे मेहनत करेंगे ताकि हमको भी चॉकलेट मिले, हमारी भी प्रशंसा किया जाए। ठीक, तो उससे क्या करेंगे? बच्चे और मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक, और वह पुनर्बलन आपका हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। पता लगा कि आपने उसको डांट दिया, नहीं तुमको कुछ नहीं आता, ये वो दुनिया भर का सुना दिए बच्चे को, पता लगे बच्चा वो बेचारा अब वो कल से पढ़ने ही नहीं आया विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा? ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा ना। इसीलिए पुनर्बलन आपका दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। पुनर्बलन के महत्व। अब पुनर्बलन के महत्व क्या क्या है? स्किनर महोदय कहते हैं कि छात्रों को हमेशा सकारात्मक पुनर्बलित करना चाहिए। ठीक, बात सही है। अगर आप सकारात्मक नहीं कर पाएंगे तो नकारात्मक कर देंगे तो उसका निगेटिव प्रभाव पड़ जाएगा बच्चों के अंदर। हमेशा सकारात्मक प्रयोग करिए, पुनर्बलन करिए, चाहे वो बच्चा कितनी भी बदमाशी करे, कुछ भी करे, लेकिन आप हमेशा सकारात्मक रहिए। ठीक, यही एक शिक्षक का गुण होता है। ठीक, अगला, शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों से आशा भरी दृष्टि से देखना चाहिए। यानी कि लड़का से हरदम उम्मीद रख ले ही रहा कि लड़का अब की दाइन सवाल सही कह दी, लड़का अब की दाइन सवाल सही कह दी। पता लगा 2 दाइन सवाल गलत कह ले, डांट के बैठा था, तुमको कुछ नहीं आता, ये वो क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो क्या घर पे।
तो क्या हो जाएगा, लड़का जो है निराश हो जाएगा। तो आप क्या करिए, उस समय उस बच्चों को डांटिए नहीं, बल्कि आप उससे और उम्मीद रखिए, नहीं बाबू एक बार और मेहनत करिए, अभी आ जाएगा, आएगा बाबू, और अच्छे से आएगा। ठीक, तो जब आप उसका जब आप आशा दृष्टिकोण रखेंगे, मतलब उससे आप उम्मीद रखेंगे, तो ये आपका शिक्षण पुनर्बलन बहुत अच्छा होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या है, पुनर्बलन से छात्रों में उत्साह जागृत होता है और उन्हें सीखने की प्रेरणा मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगला है श्यामपट्ट शिक्षण में उपयोग। अब श्यामपट्ट का क्या होता है उपयोग शिक्षण में, श्यामपट्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप यही लिखिएगा। आजकल शिक्षण सामग्री बहुतायत मात्रा में प्रयोग हो रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण के बाद कोई भी शिक्षक शिक्षण सामग्री का प्रयोग नहीं करता है, लेकिन बाह्य शिक्षण सामग्री लाने में धन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बाह्य शिक्षण सामग्री लाए तो उसमें क्या धन की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग करते हुए उनका उस पर चित्र बनाकर छात्रों को समझाइए। अब जब आप चित्र बनाकर छात्रों को जब समझाएंगे तो क्या उसमें पैसा लगेगा, आप बोलेंगे उसमें पैसा नहीं लगेगा, पैसा का भी बचत होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर बनाए गए चित्र प्रभावी होता है। जो आप बाजार से लाएंगे वो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना शिक्षक जो है उस श्यामपट्ट पर जो चित्र बना के जो है अच्छे से समझा देंगे, वो ज्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक, उतना बाहर से लाए गए शिक्षण सामग्री का नहीं होगा, अतः सिद्ध होता है कि श्यामपट्ट उपयोगी है शिक्षण में। ठीक, इसीलिए जो शिक्षण में श्यामपट्ट को बहुउपयोगी माना गया है। ठीक, इसके बाद श्यामपट्ट पर लिखते समय कुछ सावधानियां हैं, इसको भी देख लीजिए क्योंकि यह भी आपका आता है। अध्यापक को श्यामपट्ट पर सुंदर और कैसा लिखना चाहिए, सुडौल लिखना चाहिए, ताकि अक्षर बहुत अच्छा हो और बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या ना हो और समझने में भी। अगला पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखे हुए या लिखते समय विपरीत कलर के चाक का प्रयोग करना चाहिए। पता लगे श्यामपट्ट सफेद है या काला है, आप भी वही उसी कलर का चाक प्रयोग करें तो क्या वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अगर श्यामपट्ट काले रंग से कलरिंग है तो आप सफेद रंग का जो है चाक का प्रयोग करिए। ठीक, तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला श्यामपट्ट पर लिखने के बाद अनुपयोगी चीजों को मिटा दें। जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा है और वो बच्चों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, आप मिटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है श्यामपट्ट पर लिखने की गति सामान्य रखनी चाहिए। पता लगे आप बहुत तेज लिख कर मिटा दिए, बच्चा उसको नोट ही नहीं कर पाया, समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है। अब देखिए कंप्यूटर से शिक्षा में लंबी लंबी गणनाएं बच्चा आसानी से कर लेता है। ठीक, पहली बात तो ये, पहली पॉइंट ये है, विश्व की कोई भी नवीनतम जानकारी होती है तो कंप्यूटर के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, उस जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी बात क्या है, शिक्षा का बहुत ही आसान बनाया गया है तथा कई बार दोहरा सकते हैं। आप शिक्षा को यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उसको आप कई बार दोहरा सकते हैं। ठीक, यह भी एक क्रांति के रूप में जो है डिजिटलीकरण हुआ शिक्षा के रूप में। कंप्यूटर शिक्षा के मूल्यांकन करने में बहुत उपयोगी है। जैसे आपकी मार्कशीट वगैरह जब बनती है या चेक होती है, आपकी मूल्यांकन होता है आपकी कापी, तो कंप्यूटर के द्वारा क्यों किया जाता है, ताकि वो बहुत फास्ट काम हो। ठीक, इसके बाद अगला है विद्यार्थियों को स्व अधिगम तथा स्वाध्याय के अवसर मिलते हैं। तो इतना पॉइंट है, आप एक दो पॉइंट और भी लिख सकते हैं बढ़ाकर। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद अगला है गतिविधि से आप क्या समझते हैं। इधर ये आपका थोड़ा सा अति लघुत्तरी क्वेश्चन टाइप है, यानी कि आपका जितना भी है सारा कुछ इसी से कवर हो जाएगा। ठीक, लघुत्तरी वाला टोटल, और लघुत्तरी वाले में उसमें से आपका अति लघुत्तरी भी पूछेगा, उसी में से आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है गतिविधि से आप क्या समझते हैं। गतिविधि वह होता है या गतिविधि अधिगम वह प्रक्रिया है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है तथा गतिविधि द्वारा दिया गया ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुदेशन से क्या आशय है। अनुदेशन का तात्पर्य यह है कि सूचना को देना अथवा ज्ञान को देना या किसी को आदेश देना। तो आदेश कब आप देंगे, जब आप कोई
कि जब आप सूचना देंगे तभी तो आदेश देंगे। इसके बाद अगला है क्वेश्चन, गणित के किट के किन्हीं दो उपकरणों का नाम लिखिए। तो गणित के किट कौन कौन से होते हैं? जैसे आप स्केल कर सकते हैं, चांदा लिख सकते हैं, गोला प्रकार लिख सकते हैं, ये सब क्या है, पेंसिल लिख सकते हैं। ये सब गणित के जो है उपकरण के नाम है। ठीक, चलिए अगला है वैयक्तिक संप्रेषण के दो लाभ लिखिए। तो वैयक्तिक संप्रेषण के लाभ कौन कौन से हैं? तो वैयक्तिक संप्रेषण से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, उचित भाषा एवं उचित उच्चारण करना पड़ेगा। अब जैसे आप किसी से व्यक्तिगत जब आप वार्ता करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपको जो है धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। यह भी आपके एक लाभ है। और ज्ञान की प्राप्ति एकदम हूबहू एकदम अच्छे से होगा। ठीक, अगला है सहभागी शिक्षण से क्या तात्पर्य है? जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग मिलता है वह शिक्षण प्रक्रिया महत्वपूर्ण अंग है। यह जो प्रक्रिया सहभागी शिक्षण कहलाता है। ठीक, जैसे इसमें बच्चों का सहयोग अगर मिल जाता है शिक्षण प्रक्रिया में अच्छे से, तो वह क्या होगा, सहभागी शिक्षण कहलाता है आपका। ठीक, अगला पॉइंट है अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो अपेक्षित अधिगम प्रतिफल वह होता है कि जिसमें न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संपत्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो इस शिक्षण सूत्र से या इस शिक्षण सूत्र के अनुसार प्रकृति को माध्यम बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक, यह आपका होता है प्रकृति का अनुसरण या अनुसरण सूत्र से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये होता है कि बालकों को प्रकृति के माध्यम से भी ज्ञान दिया जाता है। ठीक, अगला है खेल प्रवृत्ति का महत्व बताइए। खेल प्रवृत्ति का महत्व, खेल प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो बालक को खेल खेल के द्वारा ज्ञान का अर्जन कराता है तथा वह बालक बिना किसी दबाव के सहजता से शिक्षा ग्रहण करता है, खेल प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक, तो आपका ये पूरा अति लघुत्तरी और लघुत्तरी लगभग पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। हाँ, ये जरूरी है कि हमने जो है अति लघुत्तरी का केवल 2 ही 4 क्वेश्चन लिया है, लेकिन जो हमने लघुत्तरी में क्वेश्चन कराया है उसी में से क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरी भी बनेगा, तो इसी से आप जवाब दे सकते हैं पूरा। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए @incarnation classes या इनकारनेशन क्लासेस भी आप सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ठीक, और आप हमें टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह मतलब इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनकारनेशन क्लासेस। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही किसी बात को लेकर, कोई इमरजेंसी है, तो आप इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक, इस नंबर पर आप कॉल कर सके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी ये वीडियो लगी होगी। मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।